देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। लास्ट क्लास में जो AS28 हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो तो कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग AS19 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। AS19 सेटिंग कर लो। अरे फिर क्या हो गया? हाँ, ये इस लीज अकाउंटिंग के बारे में बताता है, ठीक है। तो लीज क्या होता है, जैसे देखो हम लोग रेंट ले सकते हैं ना, जैसे हमें कोई घर चाहिए रहने के लिए दूसरे किसी जगह पे, तो हम लोग रेंट पे घर ले सकते हैं। रेंट का मतलब क्या होता है, घर प्रॉपर्टी किसी और का, उन वो क्या करेंगे, हमें रहने के लिए अपना घर देंगे, जिसके बदले हमें क्या देना पड़ेगा, उन्हें एक पेमेंट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग रेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, ठीक है, कि ये घर रेंट पे दिया गया है, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इनका घर है, ये रह रहे हैं तो रेंट पे दिया गया है। तो वो एग्रीमेंट क्या होता है ना, सारा चीज लिखा हुआ रहता है कि कौन किसको दे रहा है रेंट, लेने वाले का क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करता है, क्या ऑक्यूपेशन है, देने वाले के लिए भी लिखा हुआ रहता है, कितने दिन का रेंट होगा, क्या होगा नहीं होगा, सारा चीज जो है लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो वैसे ही लीज के केस में भी होगा। लीज भी वैसा ही है रेंट के लिए, लेकिन लीज जो है बड़े बड़े एसेट्स के ऊपर होता है, ठीक है। ये जैसे घर का जो भाड़ा वो रेंट होता है, लेकिन लीज का मतलब जब बड़ा बड़ा एसेट जो है भाड़े पे दिया जाता है, मशीन्स वगैरह, ठीक है, तो वो उसको लीज बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा डेफिनेशन ऑफ लीज क्या होता है। ए लीज इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय लेसर ब्रैकेट में लीगल ओनर ब्रैकेट क्लोज कन्वेज टू द लेसी the right to use an asset for a period of time in return for a payment or service of पेमेंट, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, फिर समझा देते हैं। मिस्टर ए taken a car on lease for 5 years from XYZ for rupees 5,000 per annum।
तो क्या लिखा हुआ है देखो, ए लीज इज एन एग्रीमेंट। तो लीज भी एक एग्रीमेंट ही होता है। जैसे मैंने बोला रेंट का एग्रीमेंट, तो उसे रेंटल एग्रीमेंट बोलते हैं। तो ए लीज इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द लेसर। तो यहाँ दो पार्टी इन्वॉल्व होता है। जैसे रेंट के केस में क्या होता है, दो पार्टी, एक होता है रेंट लेने वाला, एक रेंट देने वाला, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड बोलते हैं, ओनर बोलते हैं, और जो रेंट दे रहा है उसे लैंडलॉर्ड या ओनर बोला जाता है, और जो रेंट ले रहा है उसे टेनेंट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो पार्टी होता है। जो लीज ले रहा है वो लेसी कहलाता है, ये रहा LESS, और जो लीज दे रहा है वो लेसर कहलाता है, ठीक है। तो जो जिसके पास एसेट है, जो अपना एसेट को किसी और को भाड़े पे देना चाहता है, ठीक है। तो लीज इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द लेसर, लेसर का लीगल ओनर, किस चीज का लीगल ओनर, एसेट का, जो वो लीज पे देने वाला है, ठीक है। लेसर कन्वेज टू द लेसी द राइट टू यूज एन एसेट। जैसे किसी का घर भाड़े पे ले रहे हैं, तो वो हमें अधिकार दे रहा है कि आप मेरे घर को यूज करो, ठीक है, बदले में आप मुझे ये पेमेंट करो। और पेमेंट नॉर्मली रेंट का कैसे होता है, मंथली होता है घर के रेंट का, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर बोल रहा है कि लेसर लेसी को क्या देता है, राइट्स देता है कि वो एसेट को यूज करे फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो जितने पीरियड के लिए वो एग्रीमेंट हुआ है। जैसे अगर घर का एग्रीमेंट देखो तो नॉर्मली 11 मंथ्स का होता है, तो 11 मंथ्स तक वो घर यूज कर सकते, फिर आगे और रहना है तो फिर से उस एग्रीमेंट को रिन्यू करवाना होता है, इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बोल रहा है, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, जितने समय के लिए लीज दिया गया है, इन रिटर्न फॉर ए पेमेंट और सर्विस ऑफ पेमेंट, बदले में उसे एक पेमेंट मिलता है, ठीक है। पेमेंट का मतलब वही जो जैसे रेंट मिलता है वैसे ही लीज का पेमेंट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल है, मिस्टर ए टेकन ए कार ऑन लीज फॉर 5 years फ्रॉम XYZ फॉर 5,000 पर एनम। अब ये लीज जो दिया हुआ है वो 5,000 पर एनम यहाँ पर बोला है, मतलब ईयरली देना है। तो नॉर्मली लीज मैंने बोला ना बड़े एसेट के लिए होता है, तो इसका रेंट जो है नॉर्मली देखा जाता है कि वो मंथली नहीं ईयरली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो, तो मिस्टर ए कौन हो गया, मिस्टर ए हो जाएगा लेसी, क्योंकि इन्होंने लीज लिया है, ठीक है। और अगर टेनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते, ये भी बोल सकते हैं। जैसे रेंट के केस में टेनेंट बोलते हैं, तो यहाँ पर भी वही बोल सकते हैं। तो जो लेसी है वही टेनेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर ये 5 years क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लीज टर्म। ये लीज टर्म हो गया, जो ये पीरियड ऑफ टाइम है ना, वो ही लीज टर्म हो गया यहाँ पर। और XYZ कौन हो गया, XYZ हो गया ओनर एसेट का, इसको हम लोग ओनर यानी कि लेसर बोल सकते हैं। और ये जो 5,000 पर एनम है, इसे क्या बोल सकते हैं, इसका अलग अलग नाम है। जैसे इसे लीज रेंटल बोल सकते हैं, ठीक है। लीज पेमेंट बोल सकते हैं कि मुझे लीज लिया है तो मुझे इतना पेमेंट करना पड़ेगा, इसको लीज रेंटल लीज पेमेंट बोल सकते हैं। या फिर मिनिमम लीज पेमेंट भी बोला जाता है। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, मिनिमम लीज पेमेंट क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो लीज रेंटल बोला जाता है नॉर्मल है, लीज रेंटल या लीज पेमेंट, ये तो नॉर्मल बात है। देखो जैसे रेंटल, रेंट का लीज, ठीक है, तो वैसे लीज रेंटल या लीज पेमेंट। और ये मिनिमम लीज पेमेंट क्यों बोला जाता है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कि इसी को हम लोग मिनिमम लीज पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कितने तरीके का लीज होता है, तो ये देखो टाइप्स ऑफ लीज। दो तरीके का लीज होता है, एक होता है ऑपरेटिंग लीज, एक होता है फाइनेंस लीज। मोर लाइक अ नॉर्मल रेंटल एग्रीमेंट, ठीक है।
तो ऑपरेटिंग लीज क्या है? ऑपरेटिंग लीज जो है वो नॉर्मल जो रेंट पे अगर हम लोग कुछ ले रहे हैं घर वर, ठीक है, तो उसके केस में जैसा ट्रीटमेंट होता है ऑपरेटिंग लीज के केस में भी वैसा ही ट्रीटमेंट होता है। बट फाइनेंस लीज ऐसा नहीं होता है। तो फाइनेंस लीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले ये ऑपरेटिंग लीज जो है इसको एक बार देख लेते हैं। तो मोर लाइक ए नॉर्मल रेंटल एग्रीमेंट होता है ऑपरेटिंग लीज में। अब हेडिंग करेंगे ऑपरेटिंग लीज और इसका कुछ जर्नल एंट्री लिखेंगे। जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री किसके बुक्स में होगा? तो देखो, जब भी कुछ लीज का बात आता है, दो पार्टी इन्वॉल्व होता है, अभी हम लोगों ने देखा, एक लेसर और एक लेसी, ठीक है। तो लेसर और लेसी किसके बुक्स में क्या एंट्री होगा? तो अगर हम पहले जो ये एग्जाम्पल दिए उसके साथ देखें, तो लेसर कौन है? XYZ, और लेसी कौन है? मिस्टर ए। तो लेसर के यहाँ लिख देते हैं XYZ के बुक्स का एंट्री, और यहाँ पर लिख देते हैं मिस्टर ए। मतलब वो एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करने के लिए, और कुछ नहीं। अगर नहीं भी लिखोगे चलेगा, ओनली लेसर लेसी लिख दोगे तो भी चलेगा। अब देखो क्या होता है। सबसे पहले, जब डे 1 में एग्रीमेंट होगा, ठीक है, डे 1 में जब एग्रीमेंट होगा तो कोई एंट्री नहीं होता है, नो एंट्री, ठीक है। डे 1 में जब एग्रीमेंट होता है तब नो एंट्री, दोनों के बुक्स में ही नो एंट्री। इसका रीजन क्या है? देखो, जिस दिन एग्रीमेंट होता है, देखो एंट्री का मतलब क्या होता है? जब तक कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता है तब तक हम लोग एंट्री रिकॉर्ड कैसे करें? क्योंकि एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए समथिंग डेबिट टू क्रेडिट, तो वो तो अमाउंट चाहिए होगा ना। तो अगर मेरे पास कोई अमाउंट नहीं है तो फिर हम कैसे एंट्री कर सकते हैं? तो जब एग्रीमेंट होता है तो कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि तब कोई लेन देन नहीं हो रहा है, ठीक है। जब लेन देन स्टार्ट होगा तब करेंगे। जैसे कि जब लीज रेंट दिया जाएगा या जो भी है, ठीक है, तब होगा। मतलब बेसिकली अगर एग्रीमेंट डेट पे किसी तरीके का नॉर्मली ट्रांजैक्शन मॉनिटरी नहीं होता, इसीलिए नो एंट्री। अगर होगा तो बात अलग है। ईयर एंड, जब ईयर एंड हुआ, मतलब एग्रीमेंट लीज लेने के बाद ईयर एंड आया, तो क्या एंट्री होगा? तो जो लेसर है, मतलब जिसने रेंट दिया है, उसके पास पैसा आएगा। क्या आएगा? जैसे कि अगर ये एग्जांपल दे तो उसके पास 5,000 रुपये आ जाएगा रेंट के तौर पे, मतलब लीज रेंट के तौर पे। तो वो क्या एंट्री करेगा? पैसा आने से कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। टू लीज लीज रेंटल इनकम, ये PL में जाता है, ठीक है। लीज रेंटल इनकम ऐसे करके एंट्री हो जाए। अच्छा, अब लेसी अपने बुक्स में क्या करेगा? उसके उसका खर्चा है लीज का रेंट, लीज रेंट देना, ठीक है। तो इस उसके लिए क्या हो जाएगा? कैश आउटफ्लो होगा, तो वो टू कैश या बैंक लिखेगा और डेबिट करेगा अपने खर्चे को, जो कि है लीज रेंटल। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा? अब ईयर एंड हुआ है तो एसेट पे डिप्रिशिएशन भी लगना चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड एसेट है जो लीज पे गया है। नॉर्मली फिक्स्ड एसेट ही होता है जो लीज पे जाता है, तो फिक्स्ड एसेट पे डिप्रिशिएशन भी लगेगा। अब डिप्रिशिएशन चार्ज कौन करेगा, वो बात है कि डिप्रिशिएशन का एंट्री किसके बुक्स में होना चाहिए? तो डिप्रिशिएशन का एंट्री उसी के बुक्स में होना चाहिए जो एसेट का ओनर है, ठीक है। क्योंकि देखो, इसे तो यूज करने के लिए दिया गया है। जैसे हम लोग किसी के घर पे रहते हैं रेंट पे,
तो क्या हम लोग उस घर का डिप्रिशिएशन चार्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। जिसका घर है वही डिप्रिशिएशन का बेनिफिट मिलेगा, या फिर मतलब टैक्स बेनिफिट के लिए बोल रहा है कि उसी को डिप्रिशिएशन। हम कभी ये नहीं दिखा सकते हैं कि अगर मेरा घर रेंट वाला है कि ये डिप्रिशिएशन, तो डिप्रिशिएशन कैसे लगा दे, क्योंकि मेरा घर है ही नहीं, ठीक है। ओनरशिप होगा तभी होता है। या फिर ओनर, जैसे कि अगर देखोगे तुम लोगों ने कभी अगर हायर परचेस पढ़ा है, जैसे कि अभी तो मतलब है नहीं तुम लोग के सिलेबस में, पहले था। तो हायर परचेज में भी क्या होता है ना, जैसे हायर परचेज का कंसेप्ट ये होता है, वो फाइनेंस लीज आएगा तो वही पढ़ना पड़ेगा। मतलब लगभग लगभग वो कंसेप्ट है कि एसेट बाद में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई बड़ा बड़ा गाड़ी, कार, ठीक है, ट्रक वगैरह हायर परचेस में लिया जाता है। मतलब इंस्टॉलमेंट में खरीदने हम लोग बोल तो सकते हैं, बट वो एक्चुअली इंस्टॉलमेंट नहीं होता। इंस्टॉलमेंट में कुछ खरीदने का मतलब होता है कि जिस दिन खरीदा उस दिन ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, भले ही मेरा इंस्टॉलमेंट बाकी रहा। जैसे कोई भी एसेट का, मैंने मान लो मैं एक लैपटॉप खरीद लिया जिसका मेरा 6 इंस्टॉलमेंट है, तो अब जिस दिन मैंने खरीदा उसी दिन मुझे ओनरशिप दे दिया जाएगा, तो वो होता है इंस्टॉलमेंट परचेस। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मुझे ओनरशिप कब दिया जाएगा, जब मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर होगा, तो वो होता है हायर परचेस। तो हायर परचेस नॉर्मली वो सारे एसेट के ऊपर लगाया जाता है जिसका रीसेल वैल्यू होता है बड़े बड़े एसेट्स पे, ठीक है। तो जो भी हो, यहाँ हायर परचेस और नहीं बोलेंगे। तो बात यह है कि डिप्रिशिएशन कौन लगाएगा, तो डिप्रिशिएशन लेसर लगाएगा क्योंकि उसका ही है एसेट, ठीक है। तो फिर यहाँ पर लिखते हैं एसेट इज इन बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड ने जो भी चीज रेंट पे दिया है, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एग्जाम्पल कार, ठीक है। तो कार तो उसी के बुक्स में रिकॉर्डेड है, तो वही डिप्रिशिएशन का एंट्री करेगा। तो ईयर एंड में क्या एंट्री होगा? डिप्रिशिएशन अकाउंट, ये पीएल का आइटम है। डेबिट टू पीपीई, ठीक है। हम लोग यहाँ पर पीपीई लिखेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये डाउन होगा। तो अगर हमारे पास एसेट का नाम है तो हम लोग कार लिख सकते हैं, जैसे कि मेरे एग्जांपल पे। लेकिन हम ये इन जनरल एंट्री लिख रहे हैं तो यहाँ हम लोग पीपी लिखेंगे। बाकी अगर मुझे एसेट का नाम पता चला तो हम वो लिख सकते हैं, जैसे कि ब्रैकेट में मैंने कार लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इनको कुछ डिप्रिशिएशन चार्ज नहीं करना होता है, लेसी को, ठीक है। क्योंकि उसका एसेट है नहीं तो उसे डिप्रिशिएशन चार्ज नहीं करना है, बस उसको एसेट का यूज करने का जो खर्चा है वो रिकॉर्ड करना होता है। तो ये हो गया ऑपरेटिंग लीज के केस में एंट्री। अच्छा, अब फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज क्या है? फाइनेंस लीज यहाँ पर लिखते हैं, देखो। मोर लाइक एक्स वाई जेड सेलिंग द कार टू मिस्टर ए ऑन ईएमआई बेसिस और ऑन लोन मीन्स XYZ will not receive full money upfront. XYZ will receive it in installment. ब्रैकेट में लीज रेंटल। देखो क्या बोल रहा है,
फाइनेंस लीज तो हम थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे ना, हायर परचेस। तो हायर परचेस भी, ये फाइनेंस लीज जो है वो हायर परचेस की तरह ही है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, मोर लाइक XYZ सेलिंग द कार टू मिस्टर ए ऑन EMI। तो एक्चुअली फाइनेंस लीज कैसा है, जैसे देखो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग लीज है उसका मतलब क्या है कि मैंने XYZ ने अपना कार दिया है मिस्टर ए को यूज करने के लिए 5 साल के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद मिस्टर ए अपना, सॉरी, XYZ अपना कार मिस्टर ए को बेचने वाले, नहीं। जैसे मैंने किसी का घर भाड़े पे लिया है मान लो, तो मैंने घर जो है वो मैंने सोचा है कि हम 11 मंथ्स रहेंगे, तो 11 मंथ्स बाद ऐसा नहीं कि हम घर खरीद रहे हैं या वो बेच दे रहा है जो लैंडलॉर्ड है या लैंड लेडी जो भी है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है फाइनेंस लीज में, होता है कि जो एसेट दिया जाता है लीज पे, वो तो नाम तो लीज है ही, ठीक है। रेंट, लीज रेंट भी मिलता है, लेकिन जब लीज पीरियड कंप्लीट होता है तो एसेट बेच दिया जाएगा, इस तरीके का एक कंसेप्ट होता है। तो मोर लाइक XYZ सेलिंग द कार टू मिस्टर ए ऑन EMI basis or on loan means XYZ will not receive full money upfront, XYZ will receive it in installment। मतलब मिस्टर ए को जो कार दिया गया है वो लीज पे ही दिया गया है, लेकिन वो कार लीज का टर्म कंप्लीट होने के बाद वो मिस्टर ए को कार बेच दिया जाएगा। लेकिन कैसे बेचा जा रहा है, ऐसा नहीं कि पूरे कार का प्राइस अभी दे दिया जाएगा कि भाई ये ले लो कार और मुझे इतना पैसा दे दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पैसा भी इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है। लेकिन ये जो है, कब इसका ओनरशिप ट्रांसफर होगा, जब लास्ट EMI कंप्लीट हो जाएगा। देखो वैसे ये नॉर्मली EMI होता नहीं है, ये सब ईयरली इंस्टॉलमेंट होता है। फिर भी जो लैंग्वेज है मैंने लिख दिया EMI, अब क्वेश्चन जैसे रहेगा EMI हुआ मंथली, हुआ तो मंथली, ईयरली हुआ तो ईयरली। लेकिन इतना समझो कि फाइनेंस लीज में क्या होगा, लास्ट में एसेट जो है, जो लेसी है उसको बेच दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन पेमेंट कैसे रिसीव करेगा लेसर, वही रेंट के सिस्टम में, मतलब हर एक केस में EMI लेते हुए कंप्लीट करेगा, ठीक है। अच्छा, इस केस में जर्नल एंट्री कैसा होगा? जर्नल एंट्रीज तो लेसर, लेसर और लेसी, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री होगा पहले, जैसे लेसर के लिए तो इनकम है, तो लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एसेट, जो कि इनका एसेट है कार। मतलब देखो इनको पता है कि जब मेरा ये लीज का टर्म पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो ये एसेट मिस्टर ए को चला जाएगा, ये कार, ठीक है। तो जैसे एसेट बेचने का एंट्री होता है ना, जैसे नॉर्मली कोई एसेट बेच दिया तो क्या एंट्री करेगा, कैश टू एसेट। तो वैसे ही यहाँ पर वही रिसीवेबल दिखा दिया कि अमाउंट मिलने वाला है, बदले में एसेट जाने वाला है। और लेसी क्या एंट्री करेगा, लेसी बोलेगा एसेट अकाउंट डेबिट, जैसे कि यहाँ पर एसेट का मतलब कार है, टू लीज पेबल, ठीक है। बदले में लीज पेबल होगा इनका, मतलब लाइबिलिटी जनरेट होगा, रिसीवेबल मतलब इनके लिए एसेट जनरेट होगा, मतलब ड्यू एंट्री कि हाँ मुझे ये पैसा मिलेगा, ये इनको कहना है कि मुझे ये पैसा देना है, ठीक है। तो लीज पेबल लाइबिलिटी हो गया और लीज रिसीवेबल एसेट हो गया। अच्छा, अब ये तो हो गया स्टार्टिंग में, ठीक है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि डे 1 में ये एंट्री हो जाएगा, ठीक है। अब ईयर एंड में क्या होगा, ईयर एंड में अगर कोई इंटरेस्ट का, ईयर एंड में क्या होगा, ईयर एंड में देखो स्टार्टिंग में ही हम लोग पहले एंट्री ड्यू वाला कर देंगे कि मुझे लीज का पैसा मिलने वाला है, लेकिन मिलेगा कब, नॉर्मली एक पैटर्न में जो है EMI दिया जाता है। जैसे कि देखो अगर तुम लोग कुछ भी EMI में खरीदो तो उसका एक पैटर्न होता है ना, जैसे कि हर मंथ के 5 तारीख, 10 तारीख, इस तरीके से। तो यहाँ भी वैसा ही होता है, तो यहाँ नॉर्मली ईयरली होता है, तो मान लेते ईयर एंड में देना है।
तो अगर मुझे जो ईएमआई भरना है या फिर मुझे जो लीज रेंट भरना है या मुझे जो लीज रेंट मिलेगा, इनके सब लेसर हो कोई या लेसी हो, तो एक को मिलेगा एक को देना पड़ेगा। तो उसमें हो सकता है कि कोई इंटरेस्ट का भी कंसेप्ट आ जाए, जैसे तुम लोग देखते हो ना, नो कॉस्ट ईएमआई होता है, फिर कॉस्ट वाला ईएमआई होता है, मतलब मुझे इंस्टॉलमेंट भरना है इंटरेस्ट के साथ, तो वो होता है विथ कॉस्ट ईएमआई। और अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं देना है तो उसे बोलते हैं नो कॉस्ट ईएमआई। जैसे मान लो मैंने एक 10,000 का मोबाइल खरीदा, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, और मैंने इसे बोला कि हम 5 इंस्टॉलमेंट में देंगे 2,000, तो फिर अगर मुझे बेचने वाला बोल रहा है आप 2,000 करके 5 बार दे देना हो जाएगा, तो वो मुझसे कोई इंटरेस्ट नहीं मांग रहा है इसका मतलब, ठीक है। लेकिन अगर वो बोले कि मुझे 2,200 करके देना, ठीक है, तो फिर इसका मतलब उसने इंटरेस्ट मांग लिया, कितना, 200 करके इंटरेस्ट मांग लिया, 200 करके 5 बार का 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मांग लिया, ठीक है। तो ये होता है, इंटरेस्ट का कंसेप्ट आ सकता है, क्योंकि हम लोग डिले कर रहे हैं पेमेंट करने में, तो इंटरेस्ट का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो इंटरेस्ट जो लेसर के केस में लेसर को इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या एंट्री होगा, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। रिवर्सली इनके लिए क्या हो जाएगा, इनके लिए ये एक्सपेंस हो जाएगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ठीक है, तो एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लीज पेबल, ठीक है। तो एक पार्टी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, दूसरे के लिए इनकम होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट और एक एंट्री होगा ईयर एंड में, ये तो हो गया ड्यू एंट्री इंटरेस्ट का। देखो मैंने कहीं लिखा है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, नहीं, ये ड्यू एंट्री किया। अब जब रिसीव होगा तो कैसे करके होगा, तो सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव नहीं होता है, लीज रेंट के साथ जुड़ के वो रिसीव होता है, ठीक है। तो एंट्री हम लोग एक बार में कर सकते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल, जितना लीज रिसीवेबल हम लोगों ने ड्यू किया था। लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो एक पार्टी के लिए पेमेंट और एक पार्टी के लिए मतलब रिसीव होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग कंबाइनली भी एक एंट्री कर सकते हैं, इसके जगह हम दिखा देते हैं, और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जैसे हम बोल रहे थे कि हमें लीज के साथ लीज रेंट में ही हमारा इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, तो हम लोग अलग इंटरेस्ट का अमाउंट पहले अलग से ड्यू करके फिर लीज रिसीवेबल को भी अलग से दिखा सकते हैं, या फिर दोनों को कंबाइनली भी कर सकते हैं, वो ऐसे हो जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम टू लीज रिसीवेबल। ये दोनों का अलग अलग नहीं दिखा के हम लोग ये देखो, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम, ऐसे करके दिखा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी कंबाइन एंट्री ऐसे हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट लीज
लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अच्छा, अब रहा बात कि इसके बाद क्या और एक एंट्री होना चाहिए डिप्रिशिएशन का। अब डिप्रिशिएशन कौन चार्ज करेगा? जो ओनर होता है नॉर्मली उसी को करना पड़ता है। अब इस केस में ओनर कौन है एसेट का? एसेट का ओनर जो है, देखो भले ही ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा जब मतलब एक एग्रीमेंट तो हो गया है ना कि इतने दिन बाद ये एसेट बेच दिया जाएगा, ठीक है, तो मतलब अभी ओनर कौन हो गया? जो यूज कर रहा है वही है, ठीक है। क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये फाइनेंस लीज है, मतलब लास्ट में जाके ये एसेट बिकने वाला है मिस्टर ए को, ठीक है, ये कार मिस्टर ए का हो जाएगा क्योंकि पता है, क्योंकि ये फाइनेंस लीज है। तो फिर यहाँ पर डिप्रिशिएशन चार्ज होगा, कौन करेगा? लेसी करेगा अपने बुक्स में, ठीक है। तो इनके बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा एसेट इज नाउ इन मिस्टर एज बुक्स, मिस्टर एज बुक इन केस ऑफ फाइनेंस लीज, ठीक है। देखो यहाँ पर एसेट लेकिन मिस्टर ए के बुक्स में आ गया, ये देखो ये वाला एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज पेबल, ठीक है। तो अगर एसेट का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन लेसी करेगा तो फिर डिप्रिशिएशन भी वही चार्ज करेगा, सिंपल लॉजिक है। तब डिप्रिशिएशन का एंट्री क्या हो जाएगा? डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपीई, और यहाँ पर पीपीई का मतलब हम लोग का कार का बात हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग को फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज के बारे में जो है ओवरव्यू मिल गया, ठीक है। लीज क्या है? दो तरीके का होता है, फाइनेंस और ऑपरेटिंग। अच्छा, इसमें लिख लो लाइक, ये लैंग्वेज लिखने से ही होगा। लेसर सेल द एसेट टू लेसी। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे स्कोप। इस एस का क्या स्कोप है? तो ये एस सभी पे एप्लीकेबल होता है, बट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है वो लिख लेते हैं। दिस स्टैंडर्ड applies to all lease other than lease agreement to explore or use natural resources like oil, gas, metal, minerals, etc.
देखो पहले क्या लिखा है मैंने, लीज एग्रीमेंट टू एक्सप्लोर और यूज नेचुरल रिसोर्सेस। तो देखो अगर हम लोग को कुछ नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लोर करना है या फिर यूज करना है, उसके लिए अगर हम लोगों ने कोई लीज एग्रीमेंट किया है, जैसे अ, कोयला का खदान, तेल का कुआं, ठीक है, जहां से गैस मिले, ठीक है, मेटल्स मिनरल्स, ये सब, तो ये सब का भी तो लीज एग्रीमेंट होता है ना। तो गवर्नमेंट वाला भी होता है, नॉन गवर्नमेंट भी होता है कुछ, ठीक है, कि यहाँ से कोयला निकाला जाएगा, तो हम लोग कहीं से भी चाहे तो थोड़ी ना निकाल सकते हैं, हमें उस पे लीज एग्रीमेंट, वो सारी चीजों को लीज पे लिया जाता है, ठीक है, कोयला खदान वगैरह। तो अगर इस तरीके का कुछ लीज एग्रीमेंट है नेचुरल रिसोर्सेस को निकालने पे, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस को हमें निकालना है, उसके लिए अगर हम लोग कोई लीज एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो AS19 में कवर नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर आइटम्स सच एज मोशन पिक्चर, फिल्म्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, प्लेज, मैन्युस्क्रिप्ट, पेटेंट, कॉपीराइट्स। तो देखो अगर कोई लाइसेंस एग्रीमेंट है, किस चीज का लाइसेंस, जैसे कि मोशन पिक्चर्स, फिल्म्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ये सब का लाइसेंस रिलेटेड कोई एग्रीमेंट का बात हो रहा है, तो उस पे भी AS19 एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा और एक चीज, लीज एग्रीमेंट टू यूज लैंड्स, ठीक है। तो किसी का जमीन अगर यूज कर रहे हैं लीज पे, ठीक है, जैसे खेती बाड़ी करने के लिए लीज पे जमीन लिया जाता है ना, तो बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसा कोई लीज एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो भी AS19 में कवर नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स है, इसके अलावा बाकी हर तरीके का लीज एग्रीमेंट, इसका मतलब AS19 के अंदर आता है, AS19 में कवर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला है लीज, it includes non cancelable period plus renewal period if reasonably certain to reasonably certain to exercise। समझाते हैं एग्जाम्पल से। XYZ, वही एग्जाम्पल XYZ वाला ही ले रहा है। XYZ लेसर है और मिस्टर ए जो है
वो लेसी है। ठीक है। और क्या लीज एग्रीमेंट हुआ है? कार ऑन 5 ईयर लीज। तो ये जो 5 साल का लीज लिया गया है ना, ये होता है नॉन कैंसिलेबल पीरियड। ये नॉन कैंसिलेबल पीरियड का मतलब हो जाता है, ये 5 साल को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। नॉन कैंसिलेबल पीरियड मतलब, देखो हम जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल दे तो रेंट के केस में भी ऐसे होता है। जैसे हम लोगों ने आज किसी का घर रेंट पे लिया, हम कल ही बोलेंगे मुझे नहीं रहना है, हम चले जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब देखो इसका कुछ रूल्स रेगुलेशंस होता है। रेंट के केस में कैसे होता है, जैसे लिखा हुआ रहता है एग्रीमेंट में कि अगर आप 11 मंथ्स, आप ये आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है आप 11 मंथ्स रहो, ये नॉन कैंसिलेबल है। लेकिन फिर भी अगर कोई बोलेगा कि मुझे नहीं रहना है, बाई चांस ऐसा हुआ, तो उसका रूल्स क्या रहता है, जैसे आप मुझे 2 महीने पहले बताओ या 3 महीने पहले बताओ कि मुझे नहीं रहना है, ठीक है। तो इस तरीके का टर्म्स कंडीशंस लिखा हुआ रहता है, वो रेंट के केस में बोल रहे हैं। लीज के केस में देखो, लीज जो है ये 5 साल का लीज जो लिया है, तो लीज टर्म जो है वो नॉन कैंसिलेबल होता है, उसको हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। अब मान लो इसके साथ हमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है, ब्रैकेट में लिख देते हैं ऑप्शन टू रीन्यू। मतलब हम लोग चाहे तो 5 साल का लीज तो हम लोगों ने ले रखा ही है जो कि नॉन कैंसिलेबल है, और हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग चाहे तो इसको आगे और 3 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मिस्टर ए को जब लीज पे दिया गया तो मिस्टर ए और XYZ में 5 साल का लीज एग्रीमेंट हुआ कि ये कार आप 5 साल तक यूज करो, ठीक है। अब XYZ ने उनको एक ऑप्शन और दे दिया कि आप 5 साल बाद इस कार को फिर से 3 साल के लिए रिन्यू कर सकते हो। अब मिस्टर ए के दिमाग में दो चीज आएगा, क्या मुझे रिन्यू करना है या नहीं करना है। अगर मिस्टर ए सर्टेन है कि हाँ मुझे रिन्यू करना है, ठीक है, तो फिर उनके लिए जो लीज टर्म है वो 8 साल हो जाएगा। और अगर मिस्टर ए सर्टेन नहीं है कि हाँ भाई मुझे 5 साल के बाद आगे इस कार को और 3 साल यूज करना है कि नहीं करना है, इस बात के लिए वो सर्टेन नहीं है, उस केस में उसका लीज टर्म, उनका लीज टर्म जो है वो 5 ईयर्स ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे लिख लो इसको, इससे 2 पॉइंट निकाल लेते हैं समझने के लिए। मिस्टर ए इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। अगर ऑप्शन उन्हें लेना है नहीं लेना, इस बात पे उनका सर्टेनिटी है कि हाँ मुझे ऑप्शन लेना है, तो फिर उनका 5 + 3 8 ईयर्स हो जाएगा लीज टर्म। उनको ऑप्शन लेना है नहीं लेना, इस बात का उनका सर्टेनिटी नहीं है, बस उनको ये पता है 5 साल कार यूज करेंगे, लेकिन अगले 3 साल के लिए रिन्यू करेंगे नहीं करेंगे इस बात का उनके पास कोई सर्टेनिटी नहीं है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, वो सर्टेन नहीं है इस बात को लेके, तो उस केस में उनका लीज पीरियड जो है 5 ईयर्स हो जाएगा। अदरवाइज फिर वो ऑप्शनल मतलब जो रिन्यू पीरियड है वो ऐड करके लीज टर्म बोला जाएगा। तो इट इंक्लूड्स नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस रिन्यूड पीरियड। नॉन कैंसिलेबल मतलब जिस पीरियड के लिए मतलब लीज एग्रीमेंट हुआ है, और जो रिन्यू पीरियड है उसको ऐड करने पे अगर सर्टेनिटी है तो फिर वो लीज टर्म होगा, अगर सर्टेनिटी नहीं है तो वो ऐड नहीं होगा, सिंपल। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे
पॉइंट बी, लीज पेमेंट्स और लीज रेंटल्स और मिनिमम लीज पेमेंट क्या होता है? लेसर लेसी। फिक्स्ड लीज रेंटल्स, इधर भी लिखना है। फिक्स्ड लीज रेंटल्स, पहले कुछ पॉइंट्स है वो लिख लेते, फिर समझाएंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ। फिर सेकंड में लिखना है गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। यहाँ हाइफन देके GRV गिवन बाय लेसी। और यहाँ पर दो पॉइंट निकल के आता है। एक होता है GRV गिवन बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। रिन्यूअल ऑप्शन, रिन्यूअल ऑप्शन, परचेज ऑप्शन, पेमेंट। ये फिक्स्ड लीज रेंटल क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं एग्जाम्पल 1। ठीक है, तो एक के लिए पेमेंट है लीज रेंटल, एक के लिए जो है रिसीवेबल है। फिक्स्ड लीज रेंटल क्या होता है, देखो XYZ gave car on lease to Mr. A for 3 years. Rental every year
वेयर एज फॉलोज। ठीक है, तो मानो 3 साल के लिए कार दिया गया है, तो 3 साल कितना करके रेंट पे करना है, 5,000 पर एनम करके। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड लीज रेंटल। यही हो गया फिक्स्ड लीज रेंटल। नोन अमाउंट ऑफ मिस्टर ए फ्रॉम डे वन। ठीक है, डे वन से मिस्टर ए को जिस अमाउंट के बारे में पता है कि अगर हम कार लीज पे लेंगे तो मुझे 5,000 हर साल करके पे करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं फिक्स्ड लीज रेंटल। ठीक है, जिसमें लेसर को ये पैसा रिसीव होगा, लेसी को ये पैसा जो है देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टर्म जो है GRV, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। GRV पहले लिखते हैं, मिस्टर ए गिव्स car on lease to Mr. B for rupees 6,000 per annum for 3 years। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे गारंटी फॉर गारंटेड फॉर रेसिडुअल वैल्यू। 3,000 at the end of third year to ensure proper usage। देखो, जब मिस्टर ए ने कार दिया लीज पे मिस्टर बी को, तो बोला 6,000 पर एनम करके 3 साल के लिए देना है, जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर ए कौन हो गया, लेसर, और मिस्टर बी कौन हो गया, लेसी। अच्छा, अब नीचे जो लिखा हुआ है गारंटेड फॉर रेसिडुअल वैल्यू, तो बोल रहा है कि ऐसा होता है कि मिस्टर ए जो लेसर है, उन्होंने लीज रेंट तो फिक्स कर ही दिया है कि 6,000 पर एनम करके 3 साल के लिए देना है। साथ ही साथ जब थर्ड ईयर एंड होगा तो 3,000 रेसिडुअल वैल्यू भी उन्होंने लगा दिया कि 3,000 का रेसिडुअल वैल्यू भी देना है, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। क्यों? क्योंकि टू एंश्योर प्रॉपर यूसेज, क्या होगा कि अगर ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा तो इससे मिस्टर बी जो है कार का यूसेज
प्रॉपर तरीके से करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा क्या है 3 साल बाद तो कार मिस्टर ए को दे देंगे, जैसा भी रफ यूज करे, तोड़े फोड़े कुछ भी करे, ऐसा करने कर सकता है ना कोई। अगर किसी के दिमाग में ऐसा शैतानी चल रहा है, जैसे हम लोग किसी के घर को रेंट पे ले लिए, ठीक है, अब हम लोग सोचेंगे दूसरे का घर है, मेरा क्या जाता है, चलो कुछ भी लिखो दीवार पे, खराब करो, गंदा करो, 11 मंथ्स बाद तो छोड़ना ही है। लेकिन ये सब तो अनएथिकल होता है, लोग करते हैं ऐसा, इस वजह से ही तो इतना सारा लॉ बनाया गया है, ठीक है। ये सब तो अनएथिकल है ना, ऐसा थोड़ी किया जाता है। अपना घर होगा तो करेंगे, दूसरे के वाले में क्यों करें, ये तो ठीक बात नहीं है ना। तो इसीलिए एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है, देखो कि अगर कोई भी डैमेज करते हो, ठीक है, तो उस डैमेज के अगेंस्ट में आपको फिर इतना इतना क्लेम देना पड़ेगा, ये डैमेज होने से इस तरीके का अलग अलग लिखा हुआ रहता है, ठीक है। हाँ, अगर बाई चांस कुछ डैमेज हो गया है गलती से, तो वो अलग है, वो तो हो ही सकता है। लेकिन जानबूझ के किए गए डैमेज के लिए पहले से इसीलिए लिख दिया जाता है कि ताकि क्या हो कि लोग प्रॉपर तरीके से घर को यूज करें। जैसे आप दीवार को खराब कर दोगे, कीला वेला जो है जितना चाहे उस पे कीला लगा दिया, ठीक है, गड्ढा कर दिया, ड्रिलिंग कर दिया, तो ये सब क्योंकि लोग कर देते हैं, तो ये सब ना करें, इस वजह से क्या किया जाता है ना, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि आपने अगर इस तरीके से इस चीजों को खराब किया, तो आपको ये पेमेंट करके फिर ही आप घर छोड़ के जा सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, कार को प्रॉपर यूज करे जो लेसी है, उसको रफ यूज ना करे, मतलब उसको ऐसा नहीं कि दूसरे का है तो कुछ भी करे, इस तरीके से ना करे, तो उसको बोलते प्रॉपर यूज। प्रॉपर यूज करने के लिए लेसर क्या कर सकता है, फिक्स्ड रेंट के साथ साथ एक गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी मांग सकता है, जो कि ईयर एंड हो जाएगा, मतलब लीज टर्म का एंड में देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है 3000 का, ठीक है, कि आपको ईयर एंड में 6000 प्लस 3000 9000 देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं गारंटीड फॉर रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। जैसे कि देखो लीज रेंट ईयर 1 2 3, लीज रेंट इधर लिखते हैं, 6000 6000 6000 और प्लस 3000, लास्ट ईयर का पेमेंट इतना हो जाएगा, और ये 3000 है मेरा GRV, इसको बोलते हैं गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ो, देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, ये तो समझ में आ गया होगा कि फिक्स्ड लीज रेंटल क्या होता है। फिर मैंने बोला गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है। अब ये गारंटी गिवन बाय लेसी, और यहाँ पर एक गारंटी, जैसे ये अभी जो मैंने एग्जांपल 2 लिया, उसमें गारंटी किसने दिया, लेसी ने दिया कि ठीक है जब ईयर एंड होगा तो हम 3000 भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गारंटी कौन ले रहा है, लेसी ले रहा है, तो ये एग्जांपल 2 ये इस पे भी एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो है GRV गिवन बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, इसके लिए हम ले लेंगे एक एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 से हम लोग सोच समझेंगे कि इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी कब GRV का मतलब गारंटी फॉर रेसिडुअल वैल्यू कर सकता है, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल 3, तो यहाँ पर लिखते हैं मोबाइल, ए मोबाइल इज परचेस्ड बाय मिस्टर ए, ब्रैकेट में लिख दो लेसर, अच्छा लेसर बाद में लिखेंगे, ब्रैकेट का जगह रखो, फ्रॉम Amazon एंड गेव इट टू मिस्टर डी, ठीक है। मोबाइल परचेज हुआ है, अच्छा कितने रुपए से, एक कुछ भी लिख लेते हैं अमाउंट, चलो फॉर 30,000 लिख लेते हैं, फ्रॉम Amazon फॉर 30,000 एंड गेव नीचे लिख देंगे।
अच्छा, amazon ने क्या किया है, एक ऑफर दिया है। किसको? amazon के साथ किसका डीलिंग्स हुआ है? मिस्टर ए का। मिस्टर ए को ऑफर दिया है। क्या ऑफर है? मतलब ऐसे हर एक सेलर को दिया है, सॉरी बायर को दिया है, जिसमें से एक मिस्टर ए है, कि आफ्टर 3 years amazon will buy back at rupees 10,000 the mobile। तो देखो, amazon बोल रहा है कि अभी आप मेरे से ये मोबाइल जो खरीद रहे हो वो मेरे थ्रू से ले रहे हो, 30,000 का है। 3 साल बाद हम आपसे ये मोबाइल वापस ले लेंगे 10,000 रुपए दे के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मिस्टर ए ने ये मोबाइल किसको दे दिया? मिस्टर डी को दे दिया, ठीक है। तो इसमें लेसर लेसी का रिलेशनशिप किसके साथ बिलोंग हुआ? देखो, amazon तो सेलर है, उसने थोड़ी ना मिस्टर ए को मोबाइल यूज करने के लिए दिया। अगर यूज करने के लिए दे देता तो फिर हम लोग लीज सोचते, फिर ये देखते कि ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है। पहला बात है कि तो यूज करने के लिए दिया नहीं, ये तो सिंपल बायर सेलर का रिलेशन हुआ। मिस्टर ए और amazon के बीच का रिलेशन क्या है? बायर सेलर का, ठीक है। और मिस्टर ए और मिस्टर डी के बीच का रिलेशन क्या बोला है? कि उनको दिया है, गिव इट टू मिस्टर डी टू यूज, ठीक है, यूज करने के लिए। मतलब रेंट पे, बेसिकली लीज का बात हो रहा है तो लीज पे। तो मिस्टर डी कौन हो गए? मिस्टर डी हो गए लेसी। मतलब यहाँ पर लिख देते हैं, मिस्टर ए क्या हो गए? लेसर, ठीक है। अच्छा, अब 3 साल बाद अगर amazon इसे खरीदेगा, ठीक है, तो फिर 10,000 रुपए दे के खरीद लेगा, ऐसा बोला हुआ है। अच्छा, अब ये मिस्टर डी का देखो, मिस्टर डी को लेकिन किसी तरीके का जीआरवी के लिए नहीं बोला गया। नो जीआरवी, promised by मिस्टर डी, यानी लेसी। लेसी को यहाँ पर किसी तरीके का मतलब गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू देने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली ये देखो, 3 साल बाद अगर amazon 10,000 रुपए देके वो मोबाइल लेके जाएगा, तो इसका मतलब गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू पे कौन कर रहा है? amazon पे कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं इस केस में कि मिस्टर ए को जो जीआरवी मिलने वाला है, वो किससे मिलने वाला है? amazon से मिलने वाला है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि कभी कभी जीआरवी गिवन बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होता है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी amazon को क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज लीज एग्रीमेंट में तो इसका कोई लिंक नहीं है ना। amazon तो सिंपल एक सेलर हो गया जिसने मिस्टर ए को मोबाइल बेचा है। तो मिस्टर ए और amazon के बीच का रिलेशन अगर देखें तो ये बायर और ये सेलर, ठीक है, इन दोनों के बीच का ये रिलेशन। और ए और डी के बीच का रिलेशन अगर देखें तो लेसर लेसी का है। तो फिर जीआरबी का सिचुएशन में इनके बीच में आना चाहिए था, बट यहाँ पर इन्होंने मिनिमम पैसा दे के 3 साल बाद वो चीज वापस लेने का बोला है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो जीआरबी है वो थर्ड पार्टी, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी के थ्रू से पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो लीज रेंट है 3,000 करके। Mr. A has received his GRV from third party Amazon and not from लेसी, ठीक है। लेसी से यहाँ पर जीआरवी नहीं मिल रहा है, किसी और थर्ड पार्टी से मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया
थर्ड वाले एग्जाम्पल से वो पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद बचा है फोर्थ वाला पॉइंट, इसके लिए एग्जाम्पल 4, रिन्यूअल ऑप्शन, परचेज ऑप्शन। तो देखो पहले रिन्यूअल ऑप्शन समझते हैं क्या है। XYZ gave a car on lease to Mr. A for 5 years at the rate of 5,000 per annum. XYZ also gave an option to renew for 3 years at the rate of 6,000 per annum for renewal period. It is reasonably certain that renewal option will be exercised. देखो क्या बोला है, बोल रहा है XYZ gave a car on lease to Mr. A for 5 years at the rate of 5,000 per annum। तो लीज एग्रीमेंट हुआ है, कार दिया गया है लीज पे, किसने दिया है, XYZ ने मिस्टर ए को दिया है 5 साल के लिए, लीज रेंट है 5,000। XYZ ऑल्सो गिव एन ऑप्शन, उसके साथ साथ उनको एक ऑप्शन भी दिया गया है कि आप इसको चाहे तो रिन्यू कर सकते हैं फर्दर 3 इयर्स के लिए, तब लीज रेंट आपका 6,000 पर एनम करके पड़ेगा, रिन्यूअल पीरियड जितना होगा जैसे कि 3 साल। इट इज रिजनेबली सर्टेन दैट रिन्यूड ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज, लेकिन ये सर्टेनिटी होना चाहिए कि रिन्यू ऑप्शंस जो है वो लिया जाएगा लेसी के तरफ से, ठीक है। तो ये जो बात है इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रिन्यूअल ऑप्शन। तो रिन्यूअल ऑप्शन का मतलब ये हो गया कि अगर इस तरीके का कोई ऑप्शन दिया जा रहा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे एग्जाम्पल 5 लिखते हैं। ये एग्जाम्पल 4, इसके लिए एग्जाम्पल 5 ये हटा देते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल चाहिए। XYZ gave car on lease to Mr. A for 5 years for 5,000 per annum. XYZ also gave an option to purchase the car at the end of
5th year for rupees 2 lakh. एक साइड लिखना है मिस्टर ए इज रीजनेबली सर्टेन टू exercise the purchase option. Mr. A is not reasonably certain. To exercise the purchase option. इसके नीचे लिखो ईयर लीज रेंट 1 2 3 4 5 5,000 5,000 5,000 5,000 और 5,000 और यहाँ पर 2 लाख ऐड करो, समझा देंगे। और इधर ईयर लीज रेंट 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000। तो देखो अब पढ़ के क्या बोला है। XYZ गेव कार ऑन लीज टू मिस्टर ए फॉर 5 years। 5 साल के लिए XYZ ने कार दिया है मिस्टर ए को फॉर 5,000 पर एनम, 5,000 पर एनम लीज पे, ठीक है। XYZ ऑल्सो गिव एन ऑप्शन, और उसके साथ साथ ये भी ऑप्शन दिया टू परचेज द कार। तो पहला ऑप्शन था रिन्यू करने का, कि आप चाहो तो आगे जाके इस एग्रीमेंट को फिर से रिन्यू कर सकते हो। और दूसरा बोला है कि जो है कि कार बेच देंगे, ठीक है। ऑप्शन दिया जाएगा कि 5 साल बाद आप चाहे तो ये कार को परचेस कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं, अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, ऑप्शन है। नहीं लेना चाहे नहीं ले सकते हैं एट द एंड ऑफ 5th ईयर, जब लीज एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब मिस्टर ए मतलब लेने वाला जो पर्सन है, मतलब जो लेसी है, वो अगर सर्टेन है इस बात पे कि वो इस कार को परचेस करेगा, तो उसके केस में लीज रेंट कैसे कैलकुलेट होगा, 5th ईयर में उसमें 2 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे, जो पे करके वो कार परचेस कर सकते हैं। और अगर मिस्टर ए इज नॉट रीजनेबली सर्टेन, अगर वो रीजनेबली सर्टेन नहीं है कि उनको कार लेना है या नहीं लेना है, तो फिर उस ऑप्शन का वैल्यू को वो इंक्लूड नहीं करेंगे। जब पता ही नहीं है कि मुझे ये चीज लेना है कि नहीं लेना है, तो फिर वो चीज इंक्लूड नहीं होगा। जैसे अगर पता होता है, रीजनेबली सर्टेन होता है तो इंक्लूड होता है, नहीं पता होता है तो नहीं इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये 2 लाख जो है इंक्लूड हो गया। ये ये 2 लाख क्या है, ये है हम लोग का परचेज ऑप्शन पेमेंट। अच्छा, फिर ये हो गया हम लोग का। ये देखो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। एक बार देख लेते पॉइंट समझाने के लिए। जैसे हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे थे, पहले ए पढ़ा फिर बी पढ़ा, बी के अंदर इतना सारा पॉइंट पढ़ा, ठीक है। और इसके पहले अगर देखो तो हम लोग 3rd नंबर तक पढ़ चुके हैं। तो ये डेफिनेशन ऑफ लीज, इसको अगर 1 मान लेते हैं। टाइप्स ऑफ लीज 2, ऑपरेटिंग लीज 3, टाइप्स ऑफ लीज 2।
एक काम करते हैं, ऑपरेटिंग लीज को 2 मान लेते हैं, फाइनेंस लीज को 3 मान लेते हैं, ठीक है। नहीं, ऐसे पॉइंट आउट करना है तब ठीक रहेगा। ये इम्पोर्टेंट टर्म 3, ये स्कोप 2, और बाकी ये पॉइंट 1 के अंदर ही ले लेते हैं। हम्म, अब हम लोग 4th नंबर पॉइंट लिखेंगे। टाइप्स ऑफ लीज, जो कि पहले पढ़ा है, लेकिन अब इसके बारे में दूसरा 2 पॉइंट और पढ़ना है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज। इसमें मतलब समरी ये बन गया, लिखना है कि डज नॉट ट्रांसफर द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द एसेट। ठीक है, मतलब ओनरशिप तो ट्रांसफर होता नहीं है ना इसमें, इसीलिए लिखा हुआ है डज नॉट ट्रांसफर रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द एसेट लाइक ए नॉर्मल रेंटल एग्रीमेंट। फाइनेंस लीज में लिखेंगे ट्रांसफर द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द एसेट। एसेट का रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है बिकॉज ओनरशिप ट्रांसफर होता है, लाइक ए लोन एग्रीमेंट। जैसे लोन एग्रीमेंट होता है, लोन पे मैंने कोई एसेट खरीदा तो एसेट का ओनरशिप तो मेरे पास ट्रांसफर हो ही जाता है ना, बस मैंने लोन लिया है तो मुझे ये ईएमआई उस लोन का भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इंडिकेशन ऑफ फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज का इंडिकेशन क्या है, क्या देख के हम लोग समझे कि ये फाइनेंस लीज है, तो लिखेंगे फॉलोइंग आर द इंडिकेशन ऑफ फाइनेंस लीज। कैसे समझे कि ये लीज जो है ये फाइनेंस है कि ऑपरेटिंग है, तो फाइनेंस लीज कैसे समझा जाए उसका कुछ पॉइंट्स हमें दिया हुआ है। पहला, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म। लीज टर्म के एंड में अगर ये हमें क्वेश्चन देख के, मतलब क्वेश्चन का ही बात करेंगे, या फिर रियल लाइफ में भी अगर हमें लगता है कि एसेट का ओनरशिप हमारा लीज पीरियड कंप्लीट होने पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनेंस लीज होगा। लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज
asset at a price lower than fair value at the end of lease term. सेकंड क्या लिखा है देखो, कि लेसी हैज द ऑप्शन, या फिर लेसी के पास ऑप्शन है किस चीज का, टू परचेज एसेट एट ए प्राइस लोअर देन फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म। लीज टर्म के एंड में अगर लेसी को ये ऑप्शन मिल जाता है कि मार्केट में वो एसेट का जो दाम है, वो एसेट यानी जो एसेट उसने लीज पे ले रखा है, वो एसेट अगर वो खरीदता है तो मार्केट से अगर कम रेट पे उसे मिल जा रहा है तो भी हम लोग उसे फाइनेंस लीज बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, द लीज term is major part of economic life of asset। तो जो एसेट लीज पे दिया गया है उसका मेजर पार्टी जो है वो जो एसेट को लीज पे दिया गया है, मतलब देखो हम ये बोल रहे हैं, जैसे मान लो कोई एसेट का लाइफ है 10 ईयर्स, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको लीज पे दिया गया है मान लो 8 साल के लिए, ठीक है। तो मेजर पार्ट, उसके लाइफ का मेजर पार्ट ही तो लीज पे दे दिया गया है। 10 साल उसका लाइफ है, 8 साल अगर लीज पे दे दिया गया है तो भी उसे फाइनेंस लीज माना जाता है, कि द लीज टर्म इज मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। इकोनॉमिक लाइफ अभी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब होता है कि जो एसेट का टोटल लाइफ है, मतलब 10 साल, तो देखो कितना, 80% लाइफ उसका लीज पे दे दिया गया है, अगर परसेंटेज के हिसाब से मेजर करें। तो अगर मेजर परसेंटेज ऑफ लाइफ लीज पे दे दिया गया है तो भी हम लोग उस लीज को फाइनेंस लीज बोलेंगे। अच्छा, और मेजर पार्ट मतलब मोर देन 50% मान सकते हो, मोर देन 50% हुआ तो फिर मेजर पार्ट होगा, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर, एट द इंसेप्शन ऑफ लीज द प्रेजेंट वैल्यू of minimum lease rental covers the substantial fair value of asset। At the inception of lease, the present value minimum lease rental covers the substantial fair value of the asset। ये पॉइंट जो है एक मैथमेटिकल पॉइंट है, ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, तब हम लोग आराम से समझ सकते हैं। और एक फिफ्थ पॉइंट है, लीज एसेट इज ऑफ स्पेसिफाइड नेचर such that only lessee can use it without major modification। तो बोल रहा है कि लीज एसेट इज ऑफ स्पेसिफिक नेचर, मतलब जो एसेट लीज पे दिया गया है उसका नेचर ऐसा ही स्पेसिफिक नेचर है कि जो लेसी है वो इसे यूज कर सकता है कोई मेजर मॉडिफिकेशन किए बिना। मतलब
देखो एक इसको भी हम लोग फाइनेंस लीज मान सकते हैं, मतलब ऐसा कोई एसेट है जिसको जिस लेसी को लीज पे दिया गया है वो उस एसेट को कुछ ज्यादा मॉडिफाई किए बिना एज इट इज यूज कर सकता है, ऐसा अगर हमें कोई इंडिकेशन मिल रहा है तो भी हम लोग उसे फाइनेंस लीज मानेंगे। मान लो किसी ने एक बिल्डिंग लीज पे दिया है जहां पर कुछ मॉडिफिकेशन किए बिना ही हम लोग एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं वहां पर जो भी स्पेसिफिकेशन बना हुआ है, ठीक है। तो जो इस बिल्डिंग को लीज पे लेगा यानी जो लेसी होगा उसको कोई मॉडिफिकेशन करने का जरूरत नहीं होगा, वो एज इट इज उसको यूज कर सकेगा, ठीक है। उस तरीके से ही वो बना हुआ है, तो फिर उसको हम लोग फाइनेंस लीज बोलेंगे। तो ये 5 इंडिकेशन होता है फाइनेंस लीज, ठीक है। तो 5 इंडिकेशन होता है, इसमें से अगर कोई एक भी इंडिकेशन एप्लीकेबल हो जाता है तो हम लोग उसे फाइनेंस लीज बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं 6th नंबर पॉइंट में नॉन कैंसिलेबल लीज। नॉन कैंसिलेबल लीज, कौन सा लीज ऐसा है जो कैंसिल नहीं होता है? इट इज अ लीज दैट इज कैंसिलेबल ओनली। बोल रहा है कि नॉन कैंसिलेबल लीज कौन सा है, तो उसका आंसर कैसे दिया गया है, बोल रहा है कि एक लीज सिर्फ तभी कैंसिल हो सकता है अगर ये कुछ कंडीशन फुलफिल होता है, तो अदरवाइज वो ऑलवेज नॉन कैंसिलेबल होगा। तो नॉन कैंसिलेबल का कोई डेफिनेशन नहीं, लेकिन कैंसिल कब हो सकता है ये कंडीशन में, इसके अलावा बाकी सारे केसेस में लीज नॉन कैंसिलेबल होगा। अपॉन द ऑकरेंस ऑफ सम रिमोट कंटिंजेंसी, ठीक है। तो अगर कोई रिमोट कंटिंजेंसी हो गया, जैसे कि मान लो लेसर लेसी दोनों का डेथ हो गया, या फिर जिस एसेट को लीज पे लिया गया था, मान लो कि भूकंप आने के वजह से, ठीक है, वो एसेट ही नहीं रहा, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो गया। जब एसेट ही नहीं रहा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का, ठीक है। या फिर लेसर लेसी दोनों का डेथ हो गया, ठीक है, तो भी वो हम लोग का ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। विथ परमिशन ऑफ लेसर, विथ परमिशन ऑफ लेसर। अगर लेसर परमिशन दे, ठीक है, तो लीज कैंसिल हो सकता है। इफ द लेसी एंटर्स इनटू लीज फॉर द सेम एसेट और इक्विवेलेंट एसेट विथ सेम लेसर, ठीक है। मतलब अगर लीज लेसी एंटर्स इनटू लीज फॉर द सेम एसेट, मतलब जो एसेट लीज पे लिया गया था उस एसेट का ही फिर से कोई एग्रीमेंट किया गया, ठीक है, या फिर उसी के जैसे किसी एसेट का एग्रीमेंट किया गया, तो ऑब्वियसली पहले वाला एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो तब जो है मेरा लीज एग्रीमेंट कैंसिल हो सकता है। वही बोला, इफ द लेसी एंटर्स इनटू लीज फॉर द सेम एसेट, उसी एसेट के लिए फिर से लीज एग्रीमेंट में एंटर कर रहा है, तो प्रीवियस वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल, या फिर इक्विवेलेंट किसी एसेट के लिए विथ सेम लेसर कर रहा है तो प्रीवियस वाला एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है नॉन कैंसिलेबल लीज का जो एग्जांपल। अच्छा, और एक होगा, और एक होगा, एग्जाम्पल नहीं एक्चुअली, कब मेरा लीज नॉन कैंसिलेबल होता है, तो ये पॉइंट पे कैंसिलेबल होगा, बाकी सारे केसेस पे नॉन कैंसिलेबल होगा, ठीक है। अपॉन
पेमेंट बाय द लेसर ऑफ एन एडिशनल अमाउंट such that at inception continuation of lease is reasonably certain। तो ये डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, डी सॉरी डी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, अपॉन पेमेंट बाय द लेसर ऑफ एन एडिशनल अमाउंट सच दैट एट इंसेप्शन कंटिन्यूएशन ऑफ लीज इज रीजनेबली सर्टेन। ठीक है, तो सॉरी ये लेसी होगा ना, लेसर कैसे होगा। ठीक है, तो अगर लेसी ने कोई ऐसा एडिशनल अमाउंट पे कर दिया है बाय चांस, ठीक है, कि स्टार्टिंग में ही कि ये पता चल जाता है कि आगे जाके ये लीज जो है वो ये इन्हीं के साथ हमें लीज एग्रीमेंट को कंटिन्यू करते रहना है, तो अपॉन पेमेंट बाय द लेसी ऑफ एन एडिशनल अमाउंट सच दैट एट इंसेप्शन कंटिन्यूएशन ऑफ लीज इज रीजनेबली सर्टेन, कि ये लीज का एग्रीमेंट आगे भी कंटिन्यू होगा, इसका हमें अगर सर्टेनिटी है, ठीक है, तो फिर ये मतलब तब हम लोग का ये जो है कैंसिलेबल नहीं होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये इट इज अ लीज दैट इज कैंसिलेबल। अच्छा देखो, हाँ बोल रहा है कि अपॉन पेमेंट बाय द लेसी ऑफ एन एडिशनल अमाउंट सच दैट एट इंसेप्शन कंटिन्यूएशन ऑफ लीज इज रीजनेबली सर्टेन, मतलब लीज एग्रीमेंट आगे भी कंटिन्यू होगा, पहले जो जिस एसेट पे लीज हुआ था वो आगे जाके भी कंटिन्यू होगा, तो जो फिर नया लीज एग्रीमेंट बनेगा तो इसका मतलब प्रीवियस वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो किसी ने ऐसा कोई अमाउंट पे कर दिया है, जैसे कि देखो ए, ये है ए, ये है बी, ठीक है, ये लेसर है, मान लो ये लेसी है, इस पॉइंट को समझा रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर 5 साल का लीज एग्रीमेंट हुआ था, अब लीज एग्रीमेंट खत्म होते वक्त ही बी ने क्या किया, 1 लाख रुपए एडिशनल पे कर दिया, किसको, लेसर को। ठीक है, ताकि ये एसेट वो आगे फिर से यूज कर सके, मतलब फिर से सेम एग्रीमेंट में कंटिन्यू करना चाह रहा है, तो ए के पास सर्टेनिटी है कि ये एग्रीमेंट फिर से कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो इसका मतलब नया एग्रीमेंट फिर से बनेगा। ठीक है, तो ये 5 साल का था, फिर अगर 5 साल का हो तो फिर से बनेगा, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, पुराना वाला कैंसिल हो जाएगा, तो वही चीज बोल रहा है। तो इट इज यहाँ पर देखो नॉन कैंसिलेबल लीज कौन सा नहीं है, बोल रहा है कि लीज कब कब कैंसिल होता है, ये 4 पॉइंट के अलावा बाकी हर समय लीज नॉन कैंसिलेबल होता है, जैसे कि अगर कोई रिमोट कंटीजेंसी हो गया, जैसे लेसर लेसी का डेथ हो गया, या फिर कोई ऐसा हुआ कि एसेट ही बर्बाद हो गया, लाइक फ्लड आ गया, या फिर मान लो भूकंप आ गया। ठीक है, और लेसर के परमिशन से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, सेम एसेट के लिए अगर फिर से या फिर इक्विवेलेंट एसेट के लिए फिर से एग्रीमेंट हो रहा है तो प्रीवियस वाला एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। डी वाला भी कुछ वैसा ही है कि प्रीवियस वाला कैंसिल होकर नया वाला एग्रीमेंट बन जाएगा सेम लेसी के साथ, अगर लेसी ने कुछ एक एडिशनल अमाउंट पे कर दिया, जिससे ये सर्टेनिटी बिलोंग हो जाता है कि इनके साथ ही आगे जाके लीज एग्रीमेंट कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, तब अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, 7th नंबर दे दो। अब तक ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज पढ़ रहे थे। ठीक है, ऑपरेटिंग लीज मतलब फाइनेंस लीज से ही ज्यादा बेसिकली क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा ना टाइप्स ऑफ लीज, इसके पहले भी पढ़ा ऑपरेटिंग और फाइनेंस। ठीक है, इंडिकेशन ऑफ फाइनेंस लीज पढ़ा, और ऑपरेटिंग लीज के बारे में एक पॉइंट बोला गया है वो लिखवा देते हैं। ठीक है, अदर देन फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज क्या है अगर कोई पूछे तो अदर देन फाइनेंस लीज, मतलब फाइनेंस लीज के बारे में अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा ना, लाइक इंडिकेशन ऑफ फाइनेंस लीज क्या है। ठीक है, तो ये सब फाइनेंस लीज के बारे में पढ़ा, तो फाइनेंस लीज जो नहीं है वही मेरा ऑपरेटिंग लीज है, ये चीज बोला गया है, तो हमें ये देख लेना चाहिए ये पॉइंट। ठीक है, फिर 8th नंबर पॉइंट में पढ़ेंगे इकोनॉमिक लाइफ। अब इकोनॉमिक लाइफ हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे कि इंडिकेशन ऑफ फाइनेंस लीज क्या होता है,
वहां पर हम लोगों ने इकोनॉमिक लाइफ पढ़ा था। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब एसेट का पूरा लाइफ, उसको हम लोग इकोनॉमिक लाइफ बोल सकते हैं। पीरियड ओवर विच asset is expected to be economically usable by one or more users, or the number of production or similar unit expected to be from obtained from the asset by one or more users। बताते हैं इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है। मतलब बेसिकली एक एसेट का जो लाइफ है, ठीक है, पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी इकोनॉमिकली यूजेबल। हम लोग इस एसेट को इकोनॉमिकली जितना दिन यूज कर सकते हैं। जैसे तुम लोगों ने कोई लैपटॉप खरीदा, तो तुम लोग सोच रहे हो इस लैपटॉप को हम लोग 5 साल यूज कर लेंगे, ठीक है। या फिर तुम लोग सोच रहे हो, या फिर जो भी यूजर इस लैपटॉप को यूज करेगा वो सोच रहा है कि हम इस लैपटॉप को 5 साल यूज कर लेंगे, तो इसीलिए बोला बाई वन और मोर यूजर, ठीक है। अगर वो लाइफ जो है ईयर में बताया जा सकता है, ये जो है ये पीरियड का मतलब यहाँ पर ईयर का बात हो रहा है। और एक चीज होता है, या फिर द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट बाय वन और मोर यूजर्स। या फिर अगर हम लोग उस एसेट के लाइफ को ईयर में डिफाइन नहीं करके कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके प्रोडक्शन क्वांटिटी के हिसाब से कि इतना प्रोडक्शन होने के बाद इसका लाइफ खत्म हो जाएगा। जैसे प्रोजेक्टर का, प्रिंटर का, ये सब का लाइफ कैसे होता है कि इतने पेज प्रिंट होंगे, ठीक है, इतना सारा पेज प्रिंट होगा, उसके बाद इसका लाइफ खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कुछ ऐसा मशीन है कि उसका प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उस तरीके से तो इकोनॉमिक लाइफ जो है हमेशा ईयर में ही डिफाइन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आवर्स में हो सकता है, यूनिट में हो सकता है। तो एक एसेट का लाइफ जिसे यूज करने वाला है, यानी यूजर्स चाहे वो जो भी हो, ठीक है, वो जितना लाइफ होता है उस एसेट का, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक लाइफ। एक एसेट का जो लाइफ होता है उसे इकोनॉमिक लाइफ बोलते हैं। और यूज करने वाले इसको जितना दिन यूज कर पाएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं उसका यूजफुल लाइफ। जैसे मान लो कि एसेट जो खरीदा गया उसका लाइफ वैसे तो बोला गया था कि 10 साल तो चल ही जाएगा, लेकिन मैंने उसे 5 साल यूज किया, तो मेरे लिए वो उसका यूजफुल लाइफ हो गया। पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय लेसी। लेसी जितना दिन यूज करेगा उसको हम लोग बोलते हैं यूजफुल लाइफ। नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स expected to be obtained from asset by the lessee, ठीक है। या फिर जितना प्रोडक्शन और अगर यूनिट का बात है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम एसेट बाय द लेसी। लेसी जितने दिन उस एसेट को यूज करेगा, मतलब जितना प्रोडक्शन करेगा उस एसेट से, या जितना
आवर्स उस एसेट को यूज करेगा, या जितना यूनिट प्रोडक्शन तक उस एसेट को यूज करेगा, या जितने साल तक उस एसेट को यूज करेगा, उसको बोला जाता है एसेट का यूजफुल लाइफ। जैसे एक एसेट का 10 साल लाइफ है, ठीक है, तो वो उसका इकोनॉमिक लाइफ, मैंने उसे 8 साल यूज किया तो वो मेरे लिए यूजफुल है। तो कोई स्पेसिफिक लेसी जब किसी एसेट को जितना दिन यूज कर रहा है, ठीक है, अब उस एसेट का लाइफ चाहे आवर्स में डिफाइन किया गया हो, यूनिट में या ईयर में, तो वो उसका यूजफुल लाइफ। और इन जनरल उस एसेट का जो लाइफ है जिसे कोई भी यूज करने वाला यूज कर सकता है मैक्सिमम, वो होता है उसका इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारा मतलब कैलकुलेटिव पॉइंट्स आ जाएगा, उसके लिए हमें कुछ जो है फॉर्मूला वगैरह सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, आज हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय। थैंक यू मैम।